तो चलें बेटा देखते हैं एनडीए प्रीवियस ईयर में आए हुए स्पॉटिंग एरर का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एनडीए 2012 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। और हम लोग इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। केवल सॉल्यूशन ही नहीं करते हैं, बल्कि हम ईच एंड एवरी वर्ड्स का पोस्टमार्टम करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो क्वेश्चन है, दो वी ड्रोव फास्ट द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी कुड रीच द स्टेशन। तो एक ट्रिक आपको याद रखना है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके लिए बनाया हूं। तो इसके लिए आपको लर्न क्या करना है, सपोज दैट अगर पास्ट टेंस में दो एक्शन हो रहे हैं, तो एक एक्शन जो होगा वह बिफोर यानी कि पहले होगा, और दूसरा जो एक्शन होगा वह आफ्टर यानी कि बाद में होगा। तो बस आपको यही याद रखना है, जो एक्शन पहले होगा सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा। और जो एक्शन बाद में होगा तो सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, यानी इसका प्रयोग जो किया जाएगा वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा। या आप बस ऐसे ही लर्न करिएगा, जो एक्शन बिफोर यानी पहले होगा उसके साथ में हैड प्लस V3 आएगा, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ हैड V3 आएगा। और जो एक्शन आफ्टर में यानी बाद में होगा तो सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपको, बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस को आपको पूरा सेंटेंस रीड करने की ज़रूरत नहीं है, सेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फोकस करना है बिफोर। तो यानी बिफोर के पहले आपको यहां पर उसकी मीनिंग लिख देना है। बिफोर की मीनिंग क्या होता है, पहले होता है। तो बिफोर की मीनिंग आपको नोट करना है पहले। इसका मतलब है ये जो लेफ्ट आया है यह एक्शन हमारा पहले हुआ। तो बिफोर के पहले वाला एक्शन जो होता है वह बिफोर होता है, यानी पहले होता है। और बिफोर के बाद वाला जो एक्शन होता है वह क्या होता है, वह बाद में होता है। बस आपको यही याद रखना है, बिफोर के पहले वाला एक्शन पहले होगा, बिफोर के बाद वाला एक्शन बाद में होगा। बस आपको केवल टेंस याद रखना है, बिफोर वाला जो एक्शन होगा उसका टेंस हैड प्लस V3 होगा। इसका मतलब यहाँ ये जो लेफ्ट आया है यह वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है। गलती यहीं पर है, यहाँ पर हैड होना चाहिए और हैड के बाद में फिर लेफ्ट जो है यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो एरर कहाँ मिला, हमारा ए पार्ट में मिला, और ये बाद में होना चाहिए। तो ये कुड जो है यह ऑलरेडी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो बाद वाला वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। ये कुड सही है, और कुड के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसका मतलब यह रीच भी सही है। तो बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस में एरर एक ही जगह आएगा, या तो पहले वाले वर्ब में या पहले वाले टेंस में आएगा, या तो बाद वाले वर्ब या बाद वाले टेंस में आएगा। तो यहाँ पर ये जो बाद वाला टेंस है वह हमारा करेक्ट है, लेकिन पहले वाला टेंस यहाँ पर गलत है। यह वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है, जो कि होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। तो आपको लेफ्ट के स्थान पर हैड लेफ्ट का यूज करना है। तो सेंटेंस आपका अब करेक्ट हुआ, दो वी ड्रोव फास्ट द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी कुड रीच द स्टेशन। मतलब ट्रेन जो है वह पहले गई है और हम लोग स्टेशन पर बाद में पहुंचे। क्लियर हो गया इतना? अब हम हर वर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं
पोस्टमार्टम कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकता हूँ, लेकिन हम लोगों को इंग्लिश में क्या करना है, ऑलराउंडर बनना है, बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, परफेक्ट होना है। इसलिए जितना भी वर्ड्स आएगा हर वर्ड्स के बारे में हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। तो देखिए ये दो क्या है, यहाँ पर ये दो बेटा क्या है, यह कंजंक्शन है। क्या है बेटा, यहाँ दो कंजंक्शन है। याद रखिएगा, अगर दो कंजंक्शन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हुआ है तो बाद में जो है उसके स्थान पर जो है यट का भी प्रयोग कर सकते हैं और कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत आल्दो से हो रही है, किससे हो रही है बेटा, आल्दो से हो रही है या दो से हो रही है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं यद्यपि कहते हैं। आल्दो और दो की मीनिंग यद्यपि होता है। तो इनके बाद में अगला जो पेयर वाला कंजंक्शन आता है वह यट आता है या तो कॉमा आता है। तो यहाँ पर देखिए कॉमा आया है, इसका मतलब सही है, क्योंकि सेंटेंस में मैं देखा हूँ कंजंक्शन में आल्दो और दो से सेंटेंस शुरू है, तो यहाँ पर कॉमा जहाँ आया है या जहाँ यट आना चाहिए वहाँ बट का प्रयोग किया जा सकता है या किसी और कंजंक्शन का प्रयोग करके एरर दिया जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा। कंजंक्शन है दो और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट आता है। ड्रोब यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रोब होता है। वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट आता है, कंजंक्शन के ठीक बाद में सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट अगर आया है तो सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। तो वी यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इसका मतलब यह करेक्ट है। और यहाँ वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ में कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल। तो यहाँ पर वी ड्रोब सब्जेक्ट और ड्रोब वर्ब है, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ये फास्ट जो है यह ड्रोब की विशेषता बतला रहा है, इसलिए फास्ट जो है वर्ब की विशेषता बतला रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, यह एडवर्ब हो जाएगा। अब बेटा यहीं पर आप नोट कर लीजिएगा कि एडवर्ब जो होता है नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके, नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके सबकी विशेषता एडवर्ब बतलाता है, लेकिन मोस्टली तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच, तीन वर्ड की सबसे ज़्यादा विशेषता बतलाता है। सबसे पहले क्या है, वर्ब है, इसके बाद में क्या है बेटा, एडजेक्टिव है, और एडवर्ब याद रखिएगा खुद एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। यानी एडवर्ब जो होता है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में उसका नाम ही है क्रिया विशेषण। तो इसका मतलब विशेषता किसकी बतलाएगा, क्रिया की बतलाएगा। तो सबसे ज़्यादा वर्ब की विशेषता बतलाएगा, इसके बाद एडजेक्टिव यानी विशेषण की विशेषता बतलाएगा, और एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। तो फास्ट जो है यहाँ ड्रोब यानी वर्ब की विशेषता बतला रहा है, मतलब तेज, फास्ट मतलब तेज हमने गाड़ी को ड्रोब किया, चलाया। तो ये एडवर्ब हो गया। अच्छा, ये जो मैं कॉमा बताया था यह कॉमा नहीं है, वह दो का कॉमा कहाँ पर आया है, यह यहाँ पर आया हुआ है, तो सही है। अब कॉमा यहाँ कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पर ट्रेन नाउन है। और याद रखिएगा कि ट्रेन के साथ, प्लेन के साथ, शिप के साथ में द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रेन है यह पार्टिकुलर है, स्पेसिफिक है। यहाँ पर राइटर जो है यानी कि नरेटर जो है वह इस ट्रेन को जानता है कि किस ट्रेन की बात हो रही है, इसलिए यह स्पेसिफिक या पार्टिकुलर है, इसलिए आर्टिकल द आ गया है। अब देखिए यहाँ पर ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, लेफ्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, बिफोर क्या हो गया, बिफोर यहाँ पर कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा तो वी सब्जेक्ट हो गया। यहाँ कुड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया,
कुड के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। रीच यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर स्टेशन क्या है, यह नाउन है और ये रीच वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जिस स्टेशन की बात हो रही है, जिस ट्रेन की बात हो रही है, वह ट्रेन डेफिनिट है, पार्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, इसलिए पार्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ट्रेन के पहले दा आया है और स्टेशन के पहले भी दा का प्रयोग किया गया है। क्लियर हो गया। तो एरर हमारा कहाँ है, एरर हमारा ए पार्ट में है। ए पार्ट में लेफ्ट के स्थान पर हैड लेफ्ट का प्रयोग करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, he has taken charge as principal of our college 3 years ago। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में ही आंसर हिडन होता है। क्वेश्चन में ही आपको क्लू मिलेगा, हिंट मिलेगा जो आपको आंसर तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पर क्लू आपको क्या मिलेगा, यह एगो मिलेगा। अब इसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है। वह ट्रिक क्या याद रखना है, उसको आप मेरे साथ में नोट कर लीजिए। अगर कहीं भी आपको मिले एगो या किसी भी सेंटेंस में मिले आपको अर्लियर या कहीं मिले आपको सेंटेंस में इन पास्ट या कहीं मिले सेंटेंस में एस्टरडे, एगो, अर्लियर, इन पास्ट, एस्टरडे, या कहीं मिले आपको लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, कोई भी नाउन आ जाए। एगो हो गया, अर्लियर हो गया, इन पास्ट हो गया, एस्टरडे हो गया, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट यूनिंग भी हम कह सकते हैं। ओके, या इट इज टाइम वाला फ्रेज आ गया है। कौन सा फ्रेज आ गया है, इट इज टाइम वाला फ्रेज आ गया है। जैसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज टाइम अबाउट, इट इज अबाउट टाइम। तो इट इज टाइम वाला अगर फ्रेज आया है तो हमेशा याद रखिएगा, इनके साथ में कोई भी सब्जेक्ट आया है, सबके साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। तो अगर किसी भी सेंटेंस में एगो, अर्लियर, इन पास्ट, एस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट इवनिंग, लास्ट के साथ कोई भी नाउन आया है या इट इज टाइम वाला फ्रेज आया है, तो हमेशा याद रखिएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। एगो आया है, तो एगो क्या है बेटा, एगो हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये हमने जितने भी वर्ड्स और फ्रेज को मेंशन किया है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और इनके साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो टेंस आया है, ये हैज टेकन, यानी या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है और यहाँ पर होना क्या चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। तो यहाँ टेक का सेकंड फॉर्म होना चाहिए, यानी होना क्या चाहिए, यहाँ टुक होना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा अब करेक्ट हुआ, ही टुक चार्ज एज प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज 3 years ago। मतलब 3 वर्ष पहले की बात है, तो 3 वर्ष पहले यानी पास्ट टेंस की बात है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का मेंशन किया गया है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। क्लियर हो गया। तो एरर कहाँ है, ए पार्ट में है, चेंज हैज टेकन इनटू टुक। तो हैज टेकन को हमें टुक में चेंज करना है।
अब हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करके देख लेते हैं। बेटा टुक वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म में कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, इसलिए ही और टुक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद टुक जो है यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया है, क्या आया है, चार्ज आया है। ये चार्ज जो है यह नाउन है और ये टुक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। चार्ज का मतलब कमान होता है, पदभार होता है। अब एज क्या है, देखिए यहाँ एज यहाँ पर कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आता है, तो यहाँ प्रिंसिपल जो है कंजंक्शन के बाद में यह क्या आया है, यह नाउन आया है, क्योंकि कंजंक्शन जो है नाउन या प्रोनाउन को भी जोड़ने का काम करता है और सेंटेंस को भी जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना। अब देखिए ऑफ क्या है, यहाँ पर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट यहाँ दो शब्दों में आया है, तो लास्ट वाला वर्ड नाउन आया है और उसके पहले एडजेक्टिव आया है। यह आवर कॉलेज को क्वालिफाई कर रहा है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद ये 3 years एगो, ये जो हो गया हमारा 3 years एगो, ये क्या हो गया, चलिए अच्छा, ये 3 years एगो जो हो गया ये हमारा टाइम हो गया। क्या हो गया, और एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा याद रखिएगा सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किया जाता है। 3 वर्ष पहले यह एडवर्ब ऑफ टाइम है और एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। तो आई होप यह क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23rd नंबर क्वेश्चन आ गया, ये स्क्रीन पर आ गया 23rd नंबर क्वेश्चन। आई हैव सीन हिम गोइंग टू द थिएटर विद हिज फ्रेंड्स एस्टरडे। फिर वही कॉन्सेप्ट देखिए, अभी मैं 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। एस्टरडे अगर आएगा तो यह टाइम है और यस्टरडे अगर आया है तो यह पास्ट का टाइम है, इसके साथ में कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो यस्टरडे इवनिंग यह टाइम किसका है, पास्ट का टाइम है। कौन सा वर्ब आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, लेकिन आया क्या हुआ है, यहाँ हैव सीन आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है, जबकि होना क्या चाहिए, यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो हैव को हम रिमूव करेंगे, ये सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म में, तो सीन का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। सी, शा और सीन होता है, तो ये तो आप जानते ही होंगे। ये सी V1 हो गया और ये शा जो हो गया यह V2 हो गया और ये जो सीन हो गया यह क्या हो गया, यह सीन हो गया हमारा V3 हो गया। क्लियर। चल, तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो गया। आई शॉ हिम गोइंग टू द थिएटर, मैंने उसे थिएटर जाते हुए देखा, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ में, एस्टरडे इवनिंग, कल शाम को। तो चलिए अब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो आई प्रोनाउन है, शा यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ में सिंगुलर प्लूरल कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई भी इशू नहीं होता है, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा करेक्ट हो गया। शा यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है और अगर प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इसलिए हिम जो है यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन शा वर्ब का ऑब्जेक्ट आया है, सही है। अब देखिए यहाँ गोइंग जो है, यहाँ सीन जो है, याद रखिएगा मैं आपको बताया हूँ,
अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक आया है और वर्ब दो आया है, मतलब मेन वर्ब दो आया है, एक सीन मेन वर्ब है, एक गोइंग मेन वर्ब है। क्लियर हो गया? तो जो पहला वाला वर्ब होता है उसको हम कहते हैं एफ वी, मतलब फाइनाइट वर्ब, और जो बाद वाला होता है उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो जो फाइनाइट वर्ब आता है वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, या अगर हेल्पिंग वर्ब उसके बगल में आया है तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आता है, मतलब फाइनाइट वर्ब का मतलब मेन वर्ब। लेकिन ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है यह तीन प्रकार का होता है, मैं बता चुका हूं। या तो होता है इन्फिनेटिव होता है, या तो होता है जिरंड होता है, और या तो क्या होगा बेटा, या तो हो जाएगा पार्टिसिपल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये गोइंग क्या है, यह पार्टिसिपल है। गोइंग का मतलब क्या हो गया, गोइंग मीन्स हो गया जाते हुए। अगर किसी भी वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है और उसके लास्ट में ते हुए आता है, जैसे आते हुए कमिंग, खाते हुए ईटिंग, गाते हुए सिंगिंग, सोते हुए स्लीपिंग, तो आईएनजी जुड़ा है, ते हुए लास्ट में आया है वर्ब के, तो वो पार्टिसिपल होता है। और पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर गोइंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। कौन सा पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, और इन्फिनेटिव और ये जिरंड जो है यह नाउन का कार्य करता है। क्लियर हो गया बेटा? यह टू क्या है, यह टू प्रेपोजिशन है, और मैं आपको बताया हूं कि प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो थिएटर जो हो गया यह टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और थिएटर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ थिएटर के पहले द का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए विद क्या आ गया, विद यहाँ प्रेपोजिशन आ गया। प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट दो शब्दों में आया है, तो लास्ट वाला वर्ड क्या होता है, लास्ट वाला वर्ड नाउन होता है, और उसके पहले वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो हिज जो है यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है और फ्रेंड्स की विशेषता बतला रहा है। और हिज फ्रेंड्स यह विद प्रेपोजिशन का यह क्या हो गया, यह हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और यस्टरडे इवनिंग यह एडवर्ब ऑफ टाइम है, और मैं हमेशा बताता हूँ एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। एमपीटी याद रखिएगा। एडवर्ब ऑफ यम फार क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। पी फार क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। टी फार क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो मैनर प्लेस टाइम जो होता है वह सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किया जाता है, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किया जाता है। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 देखिए स्क्रीन पर आ गया है। आई डू नॉट नो व्हाट इज ही डूइंग, आई डू नॉट नो व्हाट इज ही डूइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यह एनडीए 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बेटा हमेशा याद रखिएगा कंजंक्शन के बाद में क्लॉज का प्रयोग किया जाता है, और क्लॉज का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो कंजंक्शन के बाद में क्या आएगा, क्लॉज, और क्लॉज का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। पोस्टमार्टम में मैं हमेशा बता रहा हूँ आपको कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के पहले भी सब्जेक्ट आएगा, यही बता रहा हूँ हर सेंटेंस में। अब वही चीज़ देखिए, ये व्हाट क्या है बेटा, ये व्हाट यहाँ पर है कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद आना क्या चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। अब यहाँ तो इज वर्ब आया है, तो इसका मतलब ये जो ही आया है वह इंटरचेंज हो जाएगा, ही के स्थान पर इज आ जाएगा। इसका मतलब व्हाट के जस्ट बगल में ही सब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद वर्ब आएगा। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या है, इज है, तो यहाँ ही इज हो जाएगा।
मतलब ये सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। अब सेंटेंस करेक्ट हुआ, आई डू नॉट नो व्हाट ही इज डूइंग। तो हमारा एरर कहाँ है, बी पार्ट में है। तो यहाँ इज का जो पोजीशन है वह ही के बाद में होना चाहिए, यानी कि ही का पोजीशन पहले होना चाहिए और इज का पोजीशन बाद में होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पोजीशन में एरर दिया गया है। तो अब जरा देखिए, वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट पोस्टमार्टम कर लेते हैं। वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर प्रोनाउन आया है तो सब्जेक्टिव केस में होता है, तो आई जो है यहाँ सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो गया, सही है। आई प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है और डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा सही है। बेटा हमेशा याद रखना, डू के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो नो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। अगर हम नॉट के आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ये नॉट जो है यह नो वर्ब की विशेषता बतला रहा है। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एडवर्ब कहेंगे। अब व्हाट क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को जोड़ता है। एक क्लॉज एक सेंटेंस क्या हो गया, आई डू नॉट नो, और दूसरा क्लॉज या सेंटेंस क्या हो गया, ही इज डूइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो दो नाउन आया है, दो प्रोनाउन आया है, या दो सेंटेंस या क्लॉज आया है, तो उनको जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। तो व्हाट वही कंजंक्शन ही काम कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर इज है ना, वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, तो ही प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो ही सब्जेक्टिव केस में है। और ही सिंगुलर सब्जेक्ट, यस फॉर सिंगुलर और यस फॉर सब्जेक्ट। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। तो इज जो है यहाँ सिंगुलर वर्ब है, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है। इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और इज के बाद V4 आता है, तो देखिए डूइंग सही है। अब देखिए वही हमेशा मैं बता रहा हूँ, हर सेंटेंस में दो मेन वर्ब आया है, एक डूइंग आया है, दूसरा सॉल्व आया है और सब्जेक्ट एक ही आया है। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक आया है, मेन वर्ब दो आया है, तो पहला वाला जो मेन वर्ब होता है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, या अगर हेल्पिंग वर्ब आया है तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन जो बाद वाला होता है वह होता है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब अक्सर जो है टू जोड़ करके उसको इन्फिनेटिव बना दिया जाता है। और अगर इन्फिनेटिव का वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब शाकर्मक क्रिया है, विद ऑब्जेक्ट वाला वर्ब है, तो उस इन्फिनेटिव के बाद उसके मीनिंग को कंप्लीशन के लिए एक ऑब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो भाई सॉल्व करेंगे तो कुछ करेंगे, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो भाई सॉल्व जो है ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है, तो इसका मतलब सॉल्व के बाद में कोई न कोई एक नाउन या प्रोनाउन आएगा जिसको आप सॉल्व करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में। इसलिए ये जो प्रॉब्लम आया है यह प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, इस सॉल्व ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, या इन्फिनेटिव के बाद में उसके मीनिंग को कंप्लीशन के लिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन क्या है, नाउन है प्रॉब्लम, और सॉल्व ट्रांजिटिव वर्ब का या टू सॉल्व इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो गया। और जिस प्रॉब्लम की बात की जा रही है वह प्रॉब्लम स्पेसिफिक है, पार्टिकुलर है, डेफिनेट है। भाई राइटर या स्पीकर जानता है, मान लीजिए हम लोग लिसनर हैं, लर्नर हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन स्पीकर या राइटर के लिए नोन है, फेमिलियर है, तो वह पार्टिकुलर या स्पेसिफिक होता है और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता। हमें नहीं पता है कौन सी है प्रॉब्लम,
लेकिन जो राइटर है, जो स्पीकर है, जो इस स्टेटमेंट को कह रहा है, उसको पता है कि किस प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो उसके लिए यह नाउन नोन है, इसलिए पार्टिकुलर हो गया, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से एरर हमारा बी पार्ट में है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं, और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है। द जनरल सेड सोल्जर्स डू नॉट फायर टिल आई विल गिव द ऑर्डर। यह एनडीए 2014 का क्वेश्चन है, टाइम एंड टेंस का। क्लियर। अब इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। आपको मैं हर क्वेश्चन में एक ट्रिक बता रहा हूं, यह ट्रिक आप जो है नोट करते चलिएगा और उसको यहाँ मेमोरी में फीड करते चलिएगा, इस हार्ड डिस्क में। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो करना है, यहाँ साथ साथ में, इसके साथ साथ यहाँ फीड करना है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर किसी भी सेंटेंस में इफ आया है, या क्या आया है, इन केस आया है, या क्या आया है, अनलेस आया है, या क्या आया है, अनटिल आया है, या क्या आया है, टिल आया है, या क्या आया है, एज सून एज एज सून एज आया है या क्या आया है, बिफोर आया है। बहुत बढ़िया। क्या आया है, बिफोर आया है, या क्या आया है, आफ्टर आया है। तो हमेशा याद रखिएगा एटसेट्रा, इनके साथ में कभी भी ना तो शैल का प्रयोग करेंगे और ना ही इनके साथ में विल का प्रयोग करेंगे। मतलब इनके बाद में विल या शैल यानी सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिएगा इनके साथ में V1 आएगा, या अगर पास्ट टेंस की बात की जा रही है तो V2 का प्रयोग किया जाएगा। मोस्टली इसके साथ V1 ही आता है, V2 बहुत कम चांसेस होते हैं इनके साथ आने के लिए। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। जनरल सेड, जनरल ने कहा, सोल्जर्स। अब देखिए सोल्जर्स ओकेटिव केस में आया है। नरेशन में आप लोग पढ़े होंगे, जिस नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है वह ओकेटिव केस होता है, और वह ओकेटिव केस जो होता है, जो यहाँ वर्ब आता है, उस वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी ये जो सेड वर्ब है, ये सोल्जर्स क्या हुआ, उसका ऑब्जेक्ट हुआ। आप लोग जानते होंगे रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है ओकेटिव केस को। ओकेटिव का मतलब जिसको एड्रेस किया जाता है, जिसको संबोधित किया जाता है। अब देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हो रही है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो हमेशा याद रखिएगा वह उसे हम कहते हैं नेगेटिव इम्परेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है किससे होती है, डोंट से होती है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, या डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। जैसे हमने कहा कि शोर मत करो, हम कहेंगे डोंट मेक अ नॉइस या डू नॉट मेक अ नॉइस। मैंने कहा बाहर मत जाओ, तो डू नॉट गो आउट या डोंट गो आउट। तो उसी तरह से यही है, डोंट फायर, गोली मत चलाओ। किसने कहा, जनरल ने कहा। किससे कहा, सैनिकों से कहा गोली मत चलाओ। टिल आई विल गिव द ऑर्डर, जब तक मैं आदेश नहीं देता हूं तब तक गोली मत चलाओ। अब ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं, उनमें से देखिए यहाँ पर टिल आया है कि नहीं आया है। क्या कहा मैंने, इफ, इन केस, अनलेस, अनटिल, टिल, एज सून, बिफोर, आफ्टर के बाद कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमेशा इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। मोस्टली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है।
तो यहाँ पर टिल के बाद में ये जो विल आया है इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमारा एरर कहाँ है, सी पार्ट में है। तो टिल के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है यह प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। किसमें इंपरेटिव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, मतलब प्रेजेंट टेंस में आज्ञा प्रार्थना या सलाह के लिए किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में 3 सेंस के लिए प्रयोग किया जाता है, या तो ऑर्डर के लिए आज्ञा के लिए, या तो एडवाइस के लिए सलाह के लिए, या तो रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना के लिए। भाई आप ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट हमेशा किससे करेंगे, सामने वाले से करेंगे। तो इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही होता है, वह यू होता है। जैसे हमने कहा बैठ जाइए मतलब तुम बैठ जाओ, यू सिट डाउन। खड़े हो जाओ मतलब तुम खड़े हो जाओ, यू स्टैंड अप। इसमें सब्जेक्ट यू होता है। तो भाई जब इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग प्रेजेंट में किया जाता है तो इसका मतलब है ये भी प्रेजेंट टेंस में आएगा। कंजंक्शन के पहले अगर प्रेजेंट टेंस आया है तो कंजंक्शन के बाद में भी तो प्रेजेंट टेंस आएगा। टिल क्या है, यहाँ कंजंक्शन है, इसलिए यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। पोस्टमार्टम कर लेते हैं। वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, जनरल सब्जेक्ट है। पोस्ट के पहले, डेजिग्नेशन के पहले, पद या ओहदे के पहले हमेशा याद रखिएगा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द टीचर, द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर। पद के पहले, ओहदे के पहले डेजिग्नेशन और पोस्ट के पहले आर्टिकल द आता है, तो जनरल पोस्ट डेजिग्नेशन है, आर्टिकल द आ गया। सेड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सोल्जर्स क्या हो गया, इस सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद ये डू नॉट क्या है, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, डू नॉट से होती है, या शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी कह सकते हैं हम। स्पोकन इंग्लिश में डोंट का प्रयोग किया जाता है। फायर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद टिल क्या है, कंजंक्शन है, और ये आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो आई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो गिव यहाँ प्लूरल वर्ब हो गया। तो गिव यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, और ये जो ऑर्डर हो गया यह गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। और जिस ऑर्डर की बात की जा रही है वह पार्टिकुलर है या स्पेसिफिक है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ओके, थैंक्स सो मच।